हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पटवार के अंदर इंडिया जीके के बारे में देख रहे थे। और इंडिया जीके के अंदर से अपन स्टार्ट कर रखा था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसके अंदर से लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था, जितनी भी पहाड़ियाँ थी जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हो गई, पूर्वी घाट हो गया, उत्तरी पूर्वी पठार हो गया, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हो गई, उनके बारे में चर्चा की थी। आज बात करेंगे अपन भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो साथियों, बात करें भारतीय मरुस्थल के बारे में, तो जो भारतीय मरुस्थल है ये मोसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था। किसका हिस्सा था साथियों? समुद्र का हिस्सा था। और अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं भारतीय मरुस्थल में। ठीक है, यहाँ पर वर्षा के बारे में बात करें तो 150 मिलीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और बात करें साथियों, तो इस भारतीय मरुस्थल में बहुत कम आपको वनस्पति देखने को मिलेगी और अत्यधिक वाष्पीकरण है वो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। नदियाँ हैं वो भी एक अल्पकालीन, तथा कुछ नदियाँ यहाँ पर मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। जैसे अपन देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर से देखेंगे कि इस प्रकार से कौन कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में। जो मेन जो है वो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। और बात करें भारतीय मरुस्थल के अंदर से सबसे बड़ी नदी है वो लूणी नदी आपको देखने को मिल जाती है। ढाल के आधार पर इसका विभाजन है वो दो प्रकार से किया गया है साथियों। और उन दो प्रकारों में एक तरफ आ जाता है उत्तरी भाग, जिसको सिंध की ओर ढाल आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा भाग आ जाता है दक्षिणी भाग, जिसका कच्छ से रण की तरफ आपको ढाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, यही था भारतीय मरुस्थल के अंदर से जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं तटीय मैदान के बारे में। तो साथियों, तटीय मैदान है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ आ जाता है पश्चिमी तटीय मैदान आता है साथियों, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान आ जाता है। इन दोनों के बारे में अपन अब डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पहला जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। इसका विस्तार अगर बात करें साथियों तो गुजरात तट से लेकर केरल तट तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें साथियों, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। ठीक है। और बात करें साथियों, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये मध्य में संकीर्ण और उत्तर दक्षिण में आपको चौड़े देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आगे बात करें साथियों, जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका विभाजन चार भागों में किया गया है, जिसमें से पहला जाता है कच्छ और काठियावाड़ तट है जो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। कोणार्क तट है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। गोवा तट आपको पता ही है कि गोवा में आ जाता है। एक मालाबार तट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये केरल में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करती हैं तटीय मैदानों के अंदर से जो दूसरा अपने डिवाइड किया था, जिसका नाम आ जाता है कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर आपको जो है किस प्रकार से मिलेगा, ये पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और बात करें जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ की जो नदियाँ हैं ना साथियों, विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी वाली नहीं करती हैं। पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में बात करें तो इसका दो प्रकार से विभाजन किया गया है। एक आ जाता है उत्तरी सरकार तट आता है, दूसरा कोरोमंडल तट आ जाता है साथियों। अब बात करते हैं किसके बारे में? भारतीय तट रेखा के बारे में। इससे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय तट रेखा के बारे में बात करें तो तट से लगे हुए राज्यों की जो संख्या है वो आपको 9 देखने को मिलती है। 9 कौन कौन से हैं? एक आ जाता है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आ जाता है साथियों। तमिलनाडु के साथ में बात करें तो आंध्र प्रदेश आ जाता है, एपी का याद रखना, उड़ीसा आ गया और पश्चिम बंगाल आ गया। इस प्रकार से भारतीय तट रेखा के अंदर से जो तट के साथ में लगे हुए राज्यों की संख्या है वो आपको 9 देखने को मिल जाती है। सबसे छोटी तट रेखा है ना साथियों, वो पुडुचेरी के साथ में लगती है। ये कौन सा जाता है? ये यूटी के साथ में अगर बात की गई है। अगर पूछा जाए आपसे राज्य के बारे में तो याद रखना गोवा के साथ में सबसे छोटी सीमा लगती है, तटीय सीमा। दूसरा बात करें तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा है वो गुजरात से आपको देखने को मिलेगी। इससे कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है। आगे बात करें तो तट से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, दादर नागर हवेली आ गया, दमन द्वीप आ गया, लक्षद्वीप आ गया, पुडुचेरी आ गया, अंडमान निकोबार आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं? तट से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। ठीक है। अब इनका जो विभाजन है वो भी कितने प्रकार से किया गया है वो देखते हैं। भारतीय तट रेखा के अनुसार इसका जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया गया है। एक पश्चिमी तट आ गया और दूसरा पूर्वी तट आ जाता है।
अब बात करें तो तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी बतानी है, आपको याद रखना साथियों, तो 7,516.6 किलोमीटर बतानी है। ठीक है। मुख्य भूमि की तट रेखा के बारे में बात करें तो कितनी बतानी है, 5,422.6 किलोमीटर आपको बतानी है। ठीक है। द्वीपीय तट रेखा की जो लंबाई है साथियों वो 2,094 किलोमीटर आपको बतानी है। अब बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के अंदर से बात करें तो भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से मिलेंगे साथियों, पहला आ जाता है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, जिसमें से लक्षद्वीप द्वीप समूह शामिल होते हैं। अब इनको अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, जिसके अंदर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है, इनके बारे में। यहाँ पर द्वीपों की संख्या है 550 आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। और इस द्वीप समूह के अंदर से आराकोन योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अंडमान का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया। उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया और एक लेटिन अंडमान आ जाता है साथियों। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक आ जाता है आपको डंकन पास है, वो देखने को मिल जाता है साथियों। आगे बात करें तो इस द्वीप समूह के अंदर से 10 डिग्री चैनल, जिसको लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित आपको देखने को मिल जाता है। निकोबार द्वीप समूह का जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया गया है। एक आ जाता है साथियों कार निकोबार और दूसरा आ जाता है ग्रेट निकोबार। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर से ज्वालामुखी जो द्वीप हैं उनके बारे में। दो आपको देखने को मिलेंगे साथियों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा बात करें तो नारकोंडम द्वीप है जो शांत है। ठीक है, डेड ज्वालामुखी है, जबकि जो बेरन द्वीप है ये सक्रिय है। ठीक है। आगे बात करें तो इस द्वीप समूह का जो निर्माण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेलों से निर्मित हुआ है। ठीक है। और जो यहाँ पर सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी आ जाती है साथियों, वो आती है साथियों थूलियर चोटी आती है। ये निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना 642 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर आपको देखने को मिल जाती है। और जो सर्वोच्च चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वो कौन सी है, सैंडल पीक आपको देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट नाम आ जाता है लक्षद्वीप समूह। बात की जाए लक्षद्वीप समूह के बारे में तो इसकी जो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी अवस्थिति कैसी है। तो केरल तट से 280 से लेकर 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में इसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। इसके पूर्व के नामों में बात करें तो पूर्व का नाम कौन सा आता है, लकाय द्वीप आ जाता है, मिनिकॉय तथा दूसरा बात आ जाता है अमीनीय द्वीप आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पूर्व के नाम थे इसके। अब बात करें इसका विभाजन के बारे में, तो विभाजन इसका 3 प्रकार से किया गया है। पहला आ जाता है अमीनी द्वीप, ये कहाँ पर है, ये सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाता है साथियों कौन सा आता है, लका द्वीप आता है जो, और दूसरा आता है मिनिका, ये दोनों के दोनों आपको दक्षिण में देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान में बात करें तो साथियों इसका नाम आ जाता है लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा। 1973 से इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर परवाल निक्षेपित से निर्मित भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। और जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और द्वीपों की जो संख्या है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 36 आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। राजधानी बात करें लक्षद्वीप की तो कौन सी रहती है, करवती आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो सबसे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो भी अपन बात करने वाले, और उस सबसे बड़े द्वीप का नाम आता है एड्रोट आ जाता है साथियों। यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है, उस पर मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। ठीक है। और जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लकाय द्वीप के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में, भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में। ये ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह क्या होता है, इनसे कभी सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि अपन शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी अपना रिवीजन हो जाए और जो एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं अपन वही पढ़ें। ठीक है। तो साथियों अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में जब चर्चा होती है तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक आता है हिमालय अपवाह तंत्र आ जाता है, दूसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। पहले बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में। हिमालय अपवाह तंत्र को भी अपन आगे चलकर 3 भागों में बांटा, जिसमें से सिंधु नदी तंत्र आ गया, दूसरा गंगा नदी तंत्र आ गया, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आ गया। ठीक है।
अब साथियों अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो हिमालय अपवा तंत्र के अंदर से सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र का अंदर से बात करें तो जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम होता है ना साथियों, कहाँ से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर से बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। कहाँ से होता है, एक बोखरचू के निकट एक हिमनद है, उससे इसका का होता है उद्गम होता है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर आ जाती है और भारत में बात करें तो 1114 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। यह भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है। और बात करें साथियों तो तिब्बत में है जाकर इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है। कौन कौन सा नाम आ जाता है साथियों, सिंगी खबान आ जाता है और दूसरा आ जाता है शेरमुख। ये दो नाम हैं साथियों, सिंधु नदी के नाम हैं, लेकिन ये तिब्बत में जाने के बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है। दोनों नाम थोड़ा सा याद रखना। दाएँ तट की जो सहायक नदियों में बात करें तो कौन कौन सी आपको देखने को मिलेंगी, उसमें आ जाता है गिलगित आ जाता है, दूसरा श्योक आ जाता है और तीसरा काबुल आ जाता है। बाएं तट की तरफ अपन नदियां बात करें तो पंचनद आपको देखने को मिलेगा। पंचनद के अंदर से कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, सतलुज हो गई, व्यास हो गई, रावी, चेनाब और झेलम आ जाती है। और एक नदी और है जिसका नाम आ जाता है साथियों जास्कर। ठीक है, यह कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है वहाँ पर जाकर। अब बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो साथियों जो झेलम नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये पीर पंजाल श्रेणी के वेरी नाग झरने से होता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और इसकी जो सहायक नदियों के बारे में बात करें वो आ जाती है किशन गंगा आ जाती है साथियों। आगे बात करें तो इसका जो झेलम नदी का जो संगम होता है चिनाब नदी में जाकर हो जाता है। प्रमुख जो तटीय शहर है झेलम का वो आपको श्रीनगर देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं चेनाब नदी के बारे में। ठीक है, चेनाब नदी का जो उद्गम होता है साथियों कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के चंदर और भागा के मिलन से इसका निर्माण होता है। इसका जो अन्य नाम है चंद्रभागा भी इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चाहे से चंद्रभागा याद रखना, चाहे से चेनाब याद रख सकते हो। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है कौन सी, चेनाब, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1180 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है साथियों। आगे बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी का जो उद्गम होता है साथियों रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका निर्माण होता है, पर उद्गम होता है। और ये चेनाब नदी की सहायक नदी में संगम होता है इसका। ठीक है, और बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से बहती है कौन सी, रावी नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी के बारे में बात करें तो इसका जो उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और कुल्लू घाटी में से ये बहती है कौन सी, व्यास नदी। ठीक है, दूसरा बात करें तो हरिके के पास में सतलुज में यहाँ पर इसका संगम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी के बारे में बात करें तो इसका जो उद्गम होता है साथियों मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से इसका निर्माण होता है। सिपली ला के पास में भारत में प्रवेश करती है और पूर्वोत्तर नदी का उदाहरण भी इसको माना जाता है। तिब्बत में इसका जो नाम है वो क्या होता है साथियों, वो हो जाता है लोगचिन खबाब हो जाता है साथियों। और इसी के साथ में जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें जो मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपने देख ली साथियों। जो हिमालय अपवा तंत्र के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे साथियों गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, इसका अपवा का उदाहरण कैसा होता है, पंचप्रयाग कौन कौन से हैं। ठीक है, यमुना नदी, घाघरा नदी, चंबल नदी, गंडक नदी, ये सारी की सारी चर्चाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध रहती है। और साथियों आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना यह है कि आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी अपने टॉपिक पढ़ लिए इंडिया जीके के, उनके अपन एमसीक्यूज़ की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट करें या नहीं करें। तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट करके बताना कि अपन जितने भी जो पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं इंडिया जीके के उनके अपन एमसीक्यूज़ स्टार्ट करें या फिर नहीं करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।